गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसे कि बच्चों को पता होगा कि अपन जो इसी में बायोलॉजी में जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उसी में आगे बढ़ते हैं आज। और इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा बच्चों, आपको पता ही होगा। उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक सेल ऑर्गेनेल्स था उसके बारे में अपन डिस्कस की थी। उस डिस्कस का नाम था केंद्रक, ठीक है। और उसमें जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर उसमें बारे में बनाए मैंने, तो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनल्स है, उसके कोशिकांग है, उसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो कोशिकांग है, वो जो कोशिका के अंदर जो संरचना पाई जाती है, वो आज का जो कोशिकांग है वो बच्चों अपन बात करें तो वो आता है अपना तारक काय, सेंट्रोसोम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम और तारक काय, ठीक है। तो तारक काय क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। डिस्कस की बात करें तो बच्चों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि तारक काय की बात करें तो ये कला विहीन कोशिकांग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जितने भी जो कोशिकांग पढ़े उसके अंदर दो जो कोशिकांग आए हैं वो कला विहीन कोशिकांग है, मतलब कला नहीं पाई जाती उनके बाहर, मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती उनके बाहर। क्या होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती। ऐसे दो कोशिकांग कौन कौन से, एक तो है तारक काय है और दूसरा कोशिकांग था वो राइबोसोम है, ठीक है। जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो कला विहीन कोशिकांग है वो दो कोशिकांग जो अपने डिस्कस किए हैं, उनमें एक तो है राइबोसोम और दूसरा जो कोशिकांग है वो है आज का तारक काय है, ठीक है। जो आज अपन डिस्कस करने तारक काय, वो दूसरा जो कोशिकांग है वो भी एक कला विहीन कोशिकांग है, मतलब इनके बाहर कला नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती। दीज आर नॉट कवर्ड विद द इन नॉट कवर्ड विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी खोज किसने की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की बात करते हैं एनसीईआरटी में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। जो मैंने ये बताई ये भी मेंशन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तीनों चीज़ें जो एनसीईआरटी से बाहर की है, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर की जो बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं मोस्टली अपन। तो एनसीईआरटी से बाहर की एक तो कलाविहीन कोशिकांग है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मेंशन कर रखा है कहीं पे भी, लेकिन बता रहा हूँ तारक काय है जो कलाविहीन कोशिकांग, मतलब इसके बाहर कला नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती, है ना। ये किसी भी झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता, इस प्रकार से देख लो, ठीक है। कहीं भी झिल्ली नहीं दिख रही आपको, है ना। जैसे कोई बाहर कोई झिल्ली नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इस पर कोई झिल्ली से आवृत नहीं होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें, दूसरा जो बात आती है वो आती है इसकी खोज की बात, टी बावेरी। इसकी खोज की बात करें तो टी बावेरी ने सर्वप्रथम जो सेंट्रोसोम है इस शब्द का प्रयोग किया और इसकी खोज की। यहाँ पर ऐसे कहें कि टी बावेरी ने खोज की थी, और जो सर्वप्रथम इस शब्द सेंट्रोसोम जो शब्द है तारक काय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका जो शब्द का प्रयोग किसने किया था, टी बावेरी ने किया था। टी बावेरी ने सर्वप्रथम सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया तथा खोज की थी, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन अपन डिस्कस कर रहे हैं, आप लिख लेना, आपके नोट्स में अटैच करना, ठीक है। क्योंकि कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, भाई किसने खोज की थी, कैसे खोज की थी, तो याद रखो बच्चों। दूसरी लाइन में मैंने क्या बताया, टी बावेरी ने इसकी खोज की तथा जो सेंट्रोसोम है वो शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, टी बावेरी ने ही किया था। टी बावेरी ने ही इस सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया या उपयोग किया, और ठीक है, और खोज की थी, ठीक है। याद है ना, किसने की थी, टी बावेरी ने। टी बावेरी ने इसकी खोज की तथा सेंट्रोसोम जो शब्द है टी बावेरी ने दिया था। कई बार एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन पूछा गया नीट के एग्जाम में, पूछ लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूछा नहीं जाए, कि इनके बारे में डिटेल स्टडी आपको होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखना है कि खोज किसने की थी, टी बावेरी ने की थी, और इसका सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग था, जो सर्वप्रथम जो शब्द का जो प्रयोग किया था, ये भी की टी बावेरी ने ही किया था। देखो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, टी बावेरी सर्वप्रथम सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया तथा खोज की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भी एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन नहीं कर रखा है। तो तीसरा जो पॉइंट कौन सा है, देखो तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए क्या, ठीक है। तो देखो
यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहले याद रखना, आपको पूछे सेंट्रोसोम कहाँ, तारकाय कहाँ पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। कुछ शैवालों के अंदर पाया जाता है, कुछ कवकों के अंदर पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है। इस लाइन को आपको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको कोई पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है कि आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बताओ, इतनी छोटी सी बात बता दो, बताओ तारकाय पादप कोशिका में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता है। तारकाय जो होता है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, यह जंतु कोशिका में कुछ शैवालों कवकों में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होता है। देखो, पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कहाँ पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, कुछ शैवालों में पाया जाता है, कवकों में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में जो होता है वो तारकाय जो होता है वो अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। आता है ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब्सेंट इन द प्लांट सेल, सेंट्रोसोम इज अब्सेंट इन द प्लांट सेल, ये इससे कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है। अंतर में भी वन डिफरेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर में भी पढ़ेंगे, पादप और जंतु कोशिका अंतर भी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका अंतर भी अपन पढ़ेंगे, जो आगे जो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर वो अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से आप कंपेरिजन कर सको, अच्छे से कवर कर सको। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आएगा जो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, सारी चीज़ें डिफरेंस जो दे रखा है अंतर, लेकिन वो आपके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो याद रखना, ये जंतु कोशिका में कुछ शैवालों में कुछ कवकों में तो पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये अब्सेंट होता है पादप कोशिकाओं के अंदर, ये अब्सेंट होता है। इसे किसी दिमाग के अंदर बिठा देना लाइन को, पादप कोशिका के अंदर तारकाय अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, तारकाय जो है वो किस प्रकार की संरचना है, क्या है, ठीक है। तारकाय वह अंगक है, तारकाय वह अंगक है जो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। दो बेलनाकार संरचनाओं से, यहाँ पे लिखेंगे दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। देखो, तारकाय वह अंगक है, तारकाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। बच्चों ध्यान दो, ठीक है। क्या होता है, दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। दो संरचनाएं कैसी, बेलनाकार आप जानते हो कैसी होती है, ठीक है, बेलन के आकार की, ठीक है, गोल जो होती है। तो ये देखो, ये बेलनाकार संरचना है, ये देखो, ये एक बेलनाकार संरचना है। तो मार्कर है, आप ध्यान से देखो, ये एक बेलनाकार संरचना है, ठीक है, ये देखो, ये एक बेलनाकार संरचना है, ठीक है, एक तो होगी। दूसरी बेलनाकार संरचना ये होगी। तो तारकाय जो होता है दो बेलनाकार संरचना, आप इधर से देख लो, ठीक है, दो बेलनाकार संरचनाएं से बना होता है। तारकाय की बात करें तो तारकाय जो होता है दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। दोनों बेलनाकार संरचना एक बार समझो, ये है, इनको क्या बोलते हैं, इनको तारक केंद्र बोलते हैं। इसको तारक केंद्र, इसको तारक केंद्र, मतलब क्या हो गया, तो तारकाय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। ये दोनों तारक केंद्र, समझ रहे हो, ये दोनों तारक केंद्र, एक रेड वाला है बेलनाकार संरचना, दूसरी ब्लैक वाली है रेड बेलनाकार संरचना, दोनों तारक के अंदर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना कि तारकाय वह अंग जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये दो बेलनाकार संरचनाएं, ठीक है, दो बेलनाकार संरचनाएं, ये पहले तो ये इस पर फोकस करो। अब इनको क्या कहते हैं, देखो बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं, ठीक है। जिसे प्रत्येक को क्या कहेंगे, तारक केंद्र कहेंगे। तो ये एक तारक केंद्र हो गया और ये दूसरा तारक केंद्र हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तारकाय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि अपन ऐसे कहते हैं कि जो तारकाय है वो दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, ये दो तारक केंद्र हो गए, ठीक है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से सुनना समझना, कि ये जो दो तारक केंद्र होते हैं या जो दो बेलनाकार संरचनाएं होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, समकोण पर स्थित होती है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, है ना, देखो एक दूसरे के लंबवत मान सकते हैं, ठीक है। तो लंबवत का मतलब क्या होगा, एक तो ऐसे है दूसरी ऐसे, देखो ये एक दूसरे के लंबवत। अपन कोशिका में भी इसकी संरचना को देखेंगे ना, आप नेट पे भी देख लेना, यदि तारकाय की आप संरचना को देखेंगे इस प्रकार से दो संरचनाएं आपको इस प्रकार लंबवत दिखेगी, एक इधर आ रही है एक इधर जा रही है, ठीक है। देखो एक दूसरे के लंबवत है ना, एक दूसरे के लंबवत है। दोनों तारक के अंदर या दोनों बेलनाकार संरचनाएं, देखो ध्यान देना, दोनों बेलनाकार संरचनाएं बोल दो या दोनों तारक के अंदर बोल दो, एक दूसरे के लंबवत है। देखो इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत है, नहीं दिख रही क्या, दिख रही है आपको, देखो
एक दूसरे के लंबवत है ना, ये ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, तो ये बात ही तो लिखी है इसमें। और ये जो तारक केंद्र होते हैं बच्चों, ये बात भी याद रखना, ये जो तारक केंद्र होते हैं, जैसे ये तारक केंद्र है, ये तारक केंद्र है, और ये जो संरचना है एक तारक केंद्र की है, ये एक तारक केंद्र की, ये इधर आ रहा है और दूसरा वाला इधर होगा, ठीक है। तो ये तारक केंद्र क्या चारों तरफ क्या झिल्ली तो पाई नहीं जाती, ठीक है। इन तारक केंद्रों की बात करें, इन तारक केंद्रों के चारों तरफ झिल्ली तो पाई नहीं जाती, तो झिल्ली नहीं पाई जाती तो क्या होता है, इनके बाहर एक जो जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहता है, जिसको अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहता है। ये जो चारों तरफ है, ठीक है, ये अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको तारक परिकेंद्र बोलते हैं। इसके चारों तरफ क्या कहता है, अक्रिस्टलीय परिद्रव्य पाया जाता है, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर जो मेटेरियल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, तारक परिकेंद्र बोलते हैं। इसके चारों तरफ झिल्ली तो पाई नहीं जाती, इसके संघन जो द्रव्य इस तरह या पदार्थ पाया जाता है, इसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ जो होगा, इसके चारों तरफ एक संघन पदार्थ पाया जाता है जो अक्रिस्टलीय होगा, और जिसको अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहता है, मतलब देखो अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहेगा, ये द्रव्य से घिरा रहेगा, द्रव्य मतलब मेटेरियल, ठीक है, ये अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से घिरा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, तारक परिकेंद्र बोलते हैं। तारक क्यों झिल्ली तो पाई नहीं जाती, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, केवल द्रव्य पाया जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा संघन प्रकार का होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय परिद्रव्य बोलते हैं। देखो दोनों तारक केंद्र, अब देखो नेक्स्ट लाइन देखो, दोनों तारक केंद्र तारक काय के एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दोनों तारक केंद्र तारक काय में, देखो दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत स्थित है, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। मैंने क्या बताया था कि तारक काय है, दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इन बेलनाकार संरचनाओं क्या कहते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं, और ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये एक दूसरे के लंबवत हो गए, और जो प्रत्येक तारक केंद्र है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि जैसे बैलगाड़ी का पहिया हो, जैसे बैलगाड़ी का पहिया नहीं दिख रहा वो, ये एक तारक केंद्र है, ऐसे मैंने कहा दो तारक केंद्र जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिससे मैंने एक ऐसे एक ऐसे, तो ये मान लो, ठीक है, ये तो ये है, और दूसरा वाला कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो ये एक तारक केंद्र की संरचना है जो एक बैलगाड़ी के पहिए के समान देखो, ये एक तारक केंद्र सेक्शन काट के देखे, अनुप्रस्थ काट के देखे, एक तारक केंद्र का यदि अनुप्रस्थ काट के देखे इस प्रकार से, एक तारक केंद्र इस प्रकार अनुप्रस्थ काट के देखे, तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी, इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी, ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना है वो आपको दिखेगी, ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना है वो आपको दिखेगी। देखो ये एक तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट काटे तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी, ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं, दोनों तारक केंद्र तारक एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जैसे मैंने बताया एक दूसरे के इस प्रकार लंबवत स्थित होते हैं, और जिसमें प्रत्येक की जो तारक केंद्र की संरचना है इस प्रकार से दिखती है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया हो, ये बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखती है। अब ये कैसे बना होता है इसकी भी बात करते हैं अपन, ये बैलगाड़ी के पहिए की संरचना किससे निर्माण होती है, तो वो भी अपन बात करते हैं। देखो प्रत्येक तारक केंद्र 9 समान दूर स्थित परिधि ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं, देखो परिधि ट्यूबुलिन, ये रे परिधि ट्यूबुलिन या सूक्ष्म नलिका समूह बोल सकते हैं, ये रे परिधि ट्यूबुलिन, ये परिधि ट्यूबुलिन कितने संख्या में 9 है। प्रत्येक अपन तारक केंद्र की बात करें, प्रत्येक तारक केंद्र 9 कितने 9 बोले 9 समान दूरी पर स्थित परिधि ट्यूबुलिन, ये रे परिधि ट्यूबुलिन, देखो 9 कैसे हो गए, देखो यहाँ से गिनो तो डायरेक्ट लग रहा है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो परिधि ट्यूबुलिन कितने हो गए 9। प्रत्येक तारक केंद्र की अपन, ये एक तारक केंद्र जैसे मैंने बताया, तो एक तारक केंद्र का निर्माण कैसे हो रहा है, 9 जो होते 9 समान दूरी पर स्थित परिधि ट्यूबुलिन से होता है, ये परिधि ट्यूबुलिन, ये नाम है, ये तीनों को क्या बोलेंगे, परिधि ट्यूबुलिन बोलेंगे, ठीक, सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक होता है, ये प्रत्येक जो परिधीय सूत्र बोले परिधीय ट्यूबुलिन मान लो त्रिक होता है, त्रिक मतलब क्या होता है, 3 ट्यूब से बना होता है, 1 2 3, ठीक है, कितनी सूक्ष्म जो ट्यूबुलिन से बना हुआ है, 3 ट्यूबुलिन से बना हुआ है, तो एक त्रिक है, ये क्या है, त्रिक है, ट्रिपलेट है, ठीक है। प्रत्येक परिधीय ट्यूबुलिन की बात करें, प्रत्येक परिधीय जो सूत्र है, ये प्रत्येक परिधीय सूत्र जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है और सूक्ष्म ट्यूबुलिन से बना हुआ है, सूक्ष्म नलिकाओं से बना हुआ है, ठीक है, ये सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं ये कितनी है, 1 2 3 सूक्ष्म नलिकाएं दिख रही है आपको प्रत्येक त्रिक के अंदर, त्रिक का मतलब 3,
तो ये 1 2 3 तीन सूक्ष्म नलिका, इसको क्या बोले त्रिक। तो परिधीय सूत्र, इसको कंप्लीट रूप से क्या बोलेंगे परिधीय सूत्र, इस तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे परिधीय सूत्र बोलेंगे। और परिधीय सूत्र किससे बना हुआ है, सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, ठीक है। और सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है, आपको पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है ना। तो प्रत्येक जो त्रिक है ये जो किससे, प्रत्येक जो अपन बात करें त्रिक है ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये त्रिक होता है, मतलब परिधीय सूत्र एक त्रिक होता है। त्रिक का मतलब होता है ये तीन जो सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। परिधीय सूत्र तीन, ये रहा एक परिधीय सूत्र, ठीक है, ठीक है। ये तीन सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। और सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, आपको पता है सूक्ष्म नलिकाएं प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो तीन है, तो ये इसको त्रिक बोलते हैं, मतलब तीन सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई संरचना जो परिधीय सूत्र है इसको क्या बोलते हैं त्रिक बोलेंगे। त्रिक का मतलब तीन सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे कितने होते हैं, एक अपन बात करते हैं एक तारे के अंदर में इसके कितने होते हैं संरचना, एक तारे के अंदर में कितने होते हैं 9 होते हैं। एक तारे के अंदर में कितने होते हैं बच्चों 9 होते हैं, ठीक है। एक तारे के अंदर में कितने होते हैं, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं। तो 9 त्रिक हो गए ना, ठीक है। और ये जो त्रिक होते हैं, यहाँ ध्यान देना, ये जो त्रिक होते हैं आपस में भी देखो जुड़े हुए हैं। देखो आपस में ये सारे के सारे त्रिक है, एक जो प्रोटीन जो तंतु होता है उससे जुड़े हुए होते हैं आपस में। देखो सारे सारे देखो आपस में त्रिक, देखो पास के त्रिक आपस में परिधीय त्रिक की नलिका से प्रोटीन से बने हुए अरीय डंडे से जुड़े होते हैं। ये रे अरीय डंडे, ठीक है। ये देखो ये एक त्रिक है, ये एक त्रिक है। इसका देखो लास्ट वाला इसका पहला, इसका लास्ट वाला इसका पहला, इसका लास्ट वाला इसका पहला, इसका लास्ट वाली ट्यूब्यूल इसकी पहली, ठीक है। इसकी लास्ट वाली 1 2 3 लास्ट वाली इसकी पहली, 1 2 3 लास्ट वाली इसकी पहली। इस प्रकार से ये जो होते हैं अरीय डंडे के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो बात करते हैं जो प्रत्येक जो परिधि है, जो प्रत्येक जो परिधि त्रिक है, ये देखो प्रत्येक परिधि त्रिक है जो पास पास इससे देखो 1 2 3 ये आपस में देखो प्रोटीन के जो डंडे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये केंद्र में अपन बात करें इसके, ठीक है, इसके केंद्र की संरचना की बात करें, इसके केंद्र में भी क्या होता है एक प्रोटीन से बना हुआ छड़ पाई जाती है, इसको हब बोलते हैं, छड़ बोलते हैं। प्रोटीन से जो एक्सेस होता है इसका तो केंद्र में होता है। अपन बात करें तारक केंद्र के अंदर जो एक प्रोटीन से बनी जो छड़ पाई जाती है, ये देखो इसको क्या बोलते हैं छड़ या हब बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन से बनी छड़ और हब होती है ये भी क्या होती है प्रत्येक त्रिक से जुड़ी रहती है, एक अरीय डंडे के द्वारा जुड़ी रहती है। इसको क्या बोलते हैं अरीय डंडा, अरीय डंडे के द्वारा जुड़ी रहती है। ये अरीय डंडे के द्वारा ये प्रत्येक से जुड़ी रहती है। ये जो केंद्रीय छड़ या हब है इसके जो तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्र के केंद्र में, तारक केंद्र के केंद्र में एक प्रोटीन से बनी हुई छड़ या हब पाई जाती है, ठीक है। और ये जो छड़ और हब होती है ये क्या होती है प्रत्येक जो त्रिक की जो नलिका है, ठीक है, परिधीय नलिका है सूक्ष्म नलिका, उससे अरीय डंडे की सहायता जुड़ी है। ये देखो अरीय डंडा, देखो ये जो छड़ है इस त्रिक का एक सूक्ष्म नलिका से देखो जुड़ा हुआ है, लास्ट वाला सूक्ष्म इससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई इस प्रकार जुड़ी है, ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई है। अब बच्चों ये बात करते हैं, देखो इस प्रकार से ये एक ही तारक केंद्र की संरचना के निर्माण हो गए। तो एक बैलगाड़ी पर एक समान दिख रही है जिसमें परिधीय सूत्र है और परिधीय सूत्र तीन सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने, इसलिए त्रिक बोलते हैं। और प्रत्येक त्रिक है जो आपस में ये प्रोटीन तंतु से जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इनके केंद्र में, तारक केंद्र में भी एक जो प्रोटीन से बनी हुई छड़ पाई जाती है जिसको हब या छड़ बोलते हैं, ठीक है, डंडा पाया जाता है, एक छड़ या हब बोलते हैं। और ये हब भी क्या होती है प्रत्येक जो त्रिक है उसकी जो सूक्ष्म नलिकाओं से अरीय डंडे के माध्यम से, जो अरीय डंडा, ये अरीय डंडा, अरीय डंडा, अरीय डंडा, अरीय डंडा, अरीय डंडा, अरीय डंडा, अरीय डंडा से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से संरचना होती है, प्रत्येक तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी पे एक समान हो जाती है, ठीक है। और ये होगी एक जो संरचना का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो तारक केंद्र। और ऐसे तारक के अंदर दो तारक केंद्र जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्थित होते हैं, लंबवत स्थित होकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों, ये तारकाय का निर्माण करते हैं। और तारकाय जंतु कोशिका के अंदर कोशिका मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों कार्य की, बात करते हैं भाई इनके कार्य क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य की, ठीक है, जो अपने कुछ तो पढ़ भी रखे हैं और जो आएगी। तो कार्य इनका क्या क्या होता है, जो कार्य अपन जो कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल आएगा, ठीक है। ये विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ चला जाता है और वहाँ से जो तर्क तंतु का निर्माण करता है, ठीक है। तो सेल जो डिवीजन होता है कोशिका विभाजन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं भाई क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कार्य की बात करें, इसमें देखो
तो सबसे पहले आता है कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्र से तर्कतंतु का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय की बात करें, सेल डिवीजन के समय, तो मैंने बताया तारक केंद्र से तर्कतंतु का निर्माण। तर्कतंतु क्या करते हैं, विपरीत पोलों पर जब तारक केंद्र चले जाते हैं तो वहाँ से तर्कतंतु बनते हैं। तर्कतंतु क्या होते हैं, जो अपने गुणसूत्र होते हैं उनसे बंधित हो जाते हैं, बंधित होकर उनको विपरीत पोलों की तरफ खींचते हैं। तो एक रस्सियों की जैसे संरचना होती है। जो तर्कतंतु होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण तारक केंद्र से ही होता है, तारक केंद्र से होता है। ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है बच्चों, तारक केंद्र से होता है। उनका निर्माण कैसे होता है, तारक केंद्र से। तो पहला काम तो ये हो गया इसका कि भाई तर्कतंतु का निर्माण होता है कोशिका विभाजन से। और ये किस में होता है, केवल जंतु कोशिका में। अपन यहाँ पे लिख दें कि जंतु कोशिका, तो कोई गलत नहीं है, ये किसमें, जंतु कोशिका की बात कर रहा हूँ। तर्कतंतु का निर्माण किसमें, जंतु कोशिका में। किसके, तारक केंद्र से तर्कतंतु का निर्माण किसे, जंतु कोशिका के अंदर ही होता है। मुख्य रूप से ये बात होगी। दूसरी बात करें तारक केंद्र द्वारा, दूसरा जो फंक्शन है तारक केंद्र के द्वारा अपन बात करें, दूसरा फंक्शन तारक केंद्र के द्वारा अपन ने पढ़ी है, पक्षमापिका पढ़ी है, कशाभिका की पढ़ी है। जो उसकी आधारिक कणिका है, ठीक है, उसका जो निर्माण होता है, आधारिक कणिका का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तारक केंद्र के द्वारा ही होता है। तारक केंद्र उधर पक्षमापिका की बात कर लो, तारक केंद्र के द्वारा अपन बात करें पक्षमापिका या कशाभिका, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, उनकी जो आधारिक कणिका का निर्माण होता है तारक केंद्र से होता है। आधारिक कणिका से किसका निर्माण होता है, आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो अपन ने वहाँ पढ़ा था पक्षमापिका और जो कशाभिका, उसका निर्माण तारक केंद्र से होता है। तो तारक केंद्र से क्या होता है कि इनकी आधारिक कणिका किसी भी तारक केंद्र से बनते हैं, तारक केंद्र फिर आधारिक कणिका से ये बनते हैं। तो अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इनका जो निर्माण होता है कशाभिका पक्षमापिका का, वो आधारिक कणिका से होता है। आधारिक कणिका किससे बनी, तारक केंद्र से बनी हुई होती है। इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट वो जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है वो आता है इसमें, जो शुक्रजनन की क्रिया होती है। शुक्रजनन क्रिया का मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु निर्माण क्रिया। शुक्रजनन की क्रिया की बात करें तो शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो नर के अंदर, ठीक है, शुक्राणु निर्माण क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। और शुक्राणु निर्माण में आपका शुक्राणु में क्या होता है, एक तो सिर होता है और पूंछ होता है। तो उसकी जो शुक्राणु की पूंछ है उसका जो निर्माण होता है वो तारकाश से होता है, सेंट्रोसोम से होता है, याद रखना, ठीक है। तो अपन बात है शुक्रजनन क्रिया में शुक्राणु की पूंछ का निर्माण तारकाश से ही होता है, सेंट्रोसोम से होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में बात नहीं दे रखी लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर याद रखना। तो तीन अपन ने फंक्शन यहाँ पर पढ़े हैं, इसके तीन जो कार्य पढ़े हैं उसमें लास्ट वाला जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, याद रखना। लेकिन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका नाम आता है कि तारक काय के द्वारा ही शुक्राणु जन की जो क्रिया है, शुक्राणु जन की क्रिया में शुक्राणु की पूंछ का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, निर्माण तारक काय से ही होता है, सेंट्रोसोम से ही होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया है वो एक छोटा है और एनसीईआरटी में बहुत छोटा है। कुछ एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की है जो आपको बुक्स में तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसको यहाँ पे देखिए, आपको नोट्स बनाने हैं ये। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है। आगे की कक्षा के अंदर जो अपन और कुछ जो ऑर्गेनाइज बचे हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में केवल नाम दे रखे हैं उनका भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके भी आप अच्छे से नोट बनाना। आज की कक्षा में इतना बहुत हो।